हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी। ठीक है, क्लास 11 की बिजनेस स्टडी। चैप्टर नंबर हमारा है सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी हमने चीजें बताई हुई हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो बिजनेस कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसमें कौन कौन से तरीके से बिजनेस कर सकता है, मतलब कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है ज्वाइंट, हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ठीक है, इतने तरह का हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो होता है वो फॉर्म है इसके। ठीक है, इतने तरह के इसके फॉर्म्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में क्या क्या क्लियर कर लेंगे। हम क्लियर कर लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपनी एक ब्रॉड टर्म होता है, उसे इसी वीडियो के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक ऐसा बिजनेस जहां पर एक ही व्यक्ति पूरा कंट्रोल किया हुआ है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल किया हुआ है और उसी का बिजनेस भी है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक ऐसा बिजनेस जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, जिसमें सारी की सारी बिजनेस की एक्टिविटीज जो हैं वो एक ही पर्सन के थ्रू उसको परफॉर्म किया जा रहा हो, वो होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, एक आदमी अगर सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसने कैपिटल भी खुद ही लगाई होगी अकेले ही। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अकेले सारी चीजें देख रहा है। ठीक है, और उसका खुद का बिजनेस है, तो इसका मतलब कैपिटल भी उसने खुद ही अकेले लगाई होगी। तो इस तरह का जो बिजनेस होता है क्या कहते हैं उसको, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, आगे करेंगे। इट इज द टाइप ऑफ बिजनेस, क्या है, एक तरह का बिजनेस है वेयर वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। वहां पर एक ही पर्सन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल लगाने के लिए, मतलब वो अकेले ही पूंजी का इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन करता है बिजनेस में। आगे लिखा है फॉर बेयरिंग द रिस्क एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। और जब वो खुद ही अकेले कैपिटल लगा रहा है, सारा पैसा वो खुद ही लगा रहा है, तो रिस्क भी वो उसके ऊपर ही अकेले ही आएगा, वो अकेले ही सारा रिस्क भी बियर करेगा। किसी और ने तो पैसा लगाया नहीं, तो बाकी कोई दूसरा क्यों रिस्क बियर करेगा। तो अकेले एक आदमी ने लगाया है, तो वो पूरा का पूरा रिस्क भी वो खुद ही बियर कर रहा है, और वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी उसी के हाथ में रहेगा। पूरा का पूरा जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, जो ऑपरेशन है, वो पूरी खुद ही कंट्रोल करेगा, पूरा उसी में विजन करेगा और उसे खुद ही करना है सब कुछ। ठीक है, अकेला बिजनेस। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंगल ओनरशिप, जो कि मैंने भी बताया। सिंगल ओनरशिप मतलब कि एक आदमी का मालिकाना हक है उसके ऊपर, एक ही आदमी उसका मालिक है, वही इसको कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है, वही सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कर रहा है उसकी। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, और उसका क्या है, पूरा का पूरा रिस्क बियरिंग जो है वो उसके ऊपर अकेले खुद का है। ठीक है, क्योंकि उसने अकेले कैपिटल लगाई है, तो रिस्क बियरिंग भी उसका अकेले का बनेगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है उसका, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक रिटेलर जो होता है वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल है। रिटेलर है और उसकी दुकान है, तो यहाँ पे दुकान और रिटेलर के बीच में कोई भी लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लीगल एंटिटी वहां पे कोई सेपरेट नहीं मानी जाएगी, वो एक ही माना जाएगा कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, जैसे कंपनी में होता है ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, वो अपने जो भी इसका बिजनेस है उसको वो कब, मतलब मान लीजिए दुकान उसको कब खोलनी है, कब बंद करनी है, किसी दिन वो बंद करना चाहता है, मतलब पूरा का पूरा उसका फ्रीडम रहता है, वो जैसे मन चाहे वैसे उसको चला सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसकी खुद की कैपिटल उसने अकेले ही कंट्रीब्यूट की हुई है, सारे काम उसको खुद करने हैं, सारे के मतलब एक तो कैपिटल भी उसकी लगी हुई है, काम भी उसको पूरा करना है, तो लायबिलिटी तो उसकी अनलिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, वो कभी हमेशा सोचता ही रहेगा अपने बिजनेस के बारे में, और उसके साथ कोई साझेदार तो है नहीं कि उसके साथ कोई हेल्प कराएगा,
तो इसकी लायबिलिटी जो रहेगी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। वन मैन कंट्रोल, वही सेम चीज की वो अकेले ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। स्मॉल साइज, अब अकेला आदमी है तो अकेला आदमी कितना पैसा लगा सकता है किसी बिजनेस में, ठीक है। अब एक दो लोग होते तो और पैसा लगाते तो साइज बड़ा हो जाता बिजनेस का। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा साइज होता है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म से बड़ा होता है साइज कंपनी का, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप फर्म में कई लोग मिलकर फर्म बनाते हैं, कंपनी तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं वहां पर। तो इसलिए जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज्यादा बिजनेस का साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप फॉर्मेशन करने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस तरह से कोई यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। जिसका मन चाहे वो इस बिजनेस में आ सकता है, जब चाहे वो जा भी सकता है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मतलब है ये कि अब भाई इसको चलाने वाला एक ही आदमी है, अब उसकी लाइफ जब तक चल रही है या वो जब तक वो जिंदा है तब तक ये बिजनेस चल रहा है, वो मर जाएगा तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका डूब गया पैसा, बिजनेस चौपट हो गया तो वो बिजनेस बंद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है हमेशा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है वहां पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तरफ से। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। देखिए ये जो बिजनेस होता है ना, ये एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से, पूर्वजों से मिली हुई विरासत, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो या कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, ये उस पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। तो चलिए पहले हम इसको मीनिंग को पढ़ते हैं। मीनिंग में क्या लिखा है, द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बिजनेस जिसको कौन कैरी कर रहा हो, एक मेल मेंबर कैरी कर रहा हो हिंदू फैमिली का, ठीक है, हिंदू फैमिली का एक मेल मेंबर इस बिजनेस को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। अब ये मेल मेंबर जो है हमारा, उसमें क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये होती है कि वो सबसे बड़ा मेंबर होता है घर का, ठीक है, मुखिया जिसको कहते हैं, सबसे एल्डर, ठीक है, एल्डेस्ट। जैसे कि आप जानते होंगे कि आपकी जो फैमिली है उसमें सबसे बड़े कौन है, आपके दादाजी है, ठीक है। मान लीजिए दादाजी हैं घर पर, तो सबसे बड़े कौन हुए, दादाजी हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी हुए। तो आपकी जो पिताजी की फैमिली है, ठीक है, जो आपके पिताजी की फैमिली, वहां पर आपके पिताजी कर्ता होते हैं। क्या होते हैं, कर्ता, क्योंकि वो आपकी पूरी फैमिली का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, आपके पिताजी के हाथ में होता है, मतलब वो कर्ता है, ठीक है। कर्ता मतलब आप समझ गए, कर्ता मतलब ये होता है कि जो आपकी फैमिली में जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जैसे आपके पिताजी बड़े हैं तो वो क्या हो गए, कर्ता हो गए। लेकिन जो आपके दादाजी की जो फैमिली थी जिसमें आपके पिताजी उनके सन है, मतलब बेटे हैं, तो वहां पर वो दादाजी कर्ता थे। लेकिन अब क्या है, पिताजी की फैमिली है तो पिताजी क्या कहलाएंगे, वो कर्ता होंगे HUF में। देखिए यहाँ पर होता क्या है, सिंपल सी बात है कि जो भी एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो भी पूर्वजों से जो हमको विरासत में मिलता है, जो प्रॉपर्टी हो या बिजनेस हो, वो पूरे ही जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम को पार्टनर कहते हैं, ठीक है। देखिए फैमिली में एक होता है कर्ता, जो कि एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलाता है हर चीज को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के मेंबर्स का कोई राइट ही नहीं है उसके ऊपर, नहीं, राइट सबका इक्वल होगा, ओनरशिप सबकी इक्वल ही होती है, वो डिवाइड होगा इक्वली, जो भी एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो इक्वली डिवाइड होगी सारे मेंबर्स में। लेकिन उसका जो कंट्रोल होगा, ठीक है, वो सिर्फ किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है, ठीक है, जो कि जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली का। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, दिस काइंड ऑफ बिजनेस गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। देखिए जैसे कंपनी एक्ट होता है, ठीक है, जो कंपनी एक्ट आपने पढ़ा होगा 2013, और उससे पहले 1956 था, इनकम टैक्स एक्ट होता है 1961। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये सब गवर्नमेंट इस पर कोई अपना एक्ट नहीं बनाती है। हिंदू लॉ का अपना ही एक अलग ही मतलब नियम होता है, वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई एक्ट नहीं होता, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया हो इसको लेकर, ऐसा नहीं। हिंदू लॉ बहुत पुराना एक लॉ है, ये उसी पे बेस है पूरी तरीके से, ठीक है। आगे क्या इसमें फीचर्स की बात करते हैं। द बिजनेस इज मैनेज बाय हेड ऑफ द फैमिली, जो कि एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो कौन होगा, कर्ता होगा, ठीक है। इस बिजनेस को कौन मैनेज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन देखेगा इसको,
फैमिली का सबसे बड़ा आदमी मतलब सबसे बड़ा पर्सन वो कौन होगा, आपके पिताजी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मदर है वो नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे मेल मेंबर होता है, फीमेल नहीं हो सकती है कर्ता। ठीक है, आगे लिखा हुआ है। हाँ, अगर मान लीजिए कि इन केस अगर कर्ता नहीं है तो उस केस में जो कर्ता का जो बड़ा बेटा होगा वो कर्ता की जगह ले सकता है। ठीक है, उसको मिलेगा। ऑल द मेंबर्स होल्ड इक्वल ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंकेस्ट्रल एंड दे आर कॉल्ड को पार्टनर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें सबका बराबर का हिस्सा होता है। ठीक है, सबका बराबर का हिस्सा होता है। और जो फैमिली में जो मेन होता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। बाकी जो पर्सन होते हैं उनको क्या कहते हैं, को पार्टनर कहते हैं। ठीक है, कर्ता हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी बट को पार्टनर हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। कह रहे कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, फिर सीधी सी बात है उसको सब कुछ देखना है। ठीक है, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में, तो सारी चीजें उसी को समझनी है, देखनी है, तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जबकि को पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, जब उनको करना होगा तो बहुत समय आएगा, जब उनकी शादी हो जाएगी, उनकी फैमिली होगी तो वो कर्ता बनेंगे। तो अभी तो फिलहाल को पार्टनर है तो उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। आफ्टर द कर्ता इज डिसीज द वेरी नेक्स्ट एल्डेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा होगा कर्ता का बेटा वो बन जाएगा कर्ता। ठीक है, वो बन जाएगा कर्ता। और एचयूएफ का बिजनेस जो एनकैस्टर प्रॉपर्टी है या कोई बिजनेस है तो वो उसका कंट्रोल उसके हाथों में चला जाएगा। आगे इसमें लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए जो एचयूएफ होता है उसमें अगर किसी भी मेंबर को उसमें एडमिट होने के लिए कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन कराना या कोई इस तरह का कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने की जरूरत नहीं होती है। वो किसी भी हिंदू फैमिली में जन्म लेगा वो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हिंदू फैमिली में उसको जन्म लेना पड़ेगा। और किसी अदर कास्ट में या किसी अदर धर्म में वो अगर जन्म लेता है किसी अदर रिलीजन में तो उस केस में वो वहां पर नहीं होगा, वो एचयूएफ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर वहां पे जो नियम होता है वो अलग हो जाएगा, वहां का जो नियम है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसके लिए आपको कोई भी बच्चा जब हिंदू फैमिली में जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक वो मेंबर बन जाता है। उसका प्रॉपर्टी पे, एनकैस्टर प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे पूरा बराबर का हक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी तो फिलहाल जो बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं वहां पे सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, मतलब लड़कों के लिए। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया गया लॉ में, अब वो लड़कियों के लिए भी बराबर की हिस्सेदार वो भी होती हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज वहां पर कुछ अलग ही कंडीशन है, वो आपका सिलेबस में नहीं है, आपको बस इतना ही समझना जितना हमने बताया आपको। आगे इसमें क्या लिखा है, देयर आर टू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे दो सिस्टम है इनहेरिटेंस जो चले आ रहे हैं पुराने समय से। एक है दया भागा, एक है मिताक्षरा। दया भागा और मिताक्षरा, देखिए दया भागा जो होता है ना वेस्ट बंगाल में चलता है, अब बाकी के वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी पूरे देश में चलता है आपका मिताक्षरा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस और एक ही डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट, जो दया भागा है वहां पे डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स दिया गया है। ठीक है, ओनरशिप के लिए जो भी एनकैस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो उनमें डॉटर को भी वो डिवाइड होगी इक्वली। ठीक है, मतलब डॉटर भी उसमें हिस्सेदार बन सकती है बराबर की। लेकिन मिताक्षरा जो है वो वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी पूरी इंडिया में यही प्रचलित है हमारा मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा में क्या होता है कि डॉटर के लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। ठीक है, डॉटर को वहां पे कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो एनकैस्टर प्रॉपर्टी में जाके वो इंटरफेयर करे या उनका भी कोई हिस्सा हो, तो वहां पर उनको नहीं मिलता। आगे यहाँ पे पढ़ते, देयर आर टू कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। है कि यहाँ पे दो कंडीशंस होनी बहुत जरूरी है, दो जो आपकी बुक में दी हुई है वही मैं बता रहा हूँ। पहला है मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी इन फैमिली। फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए तभी वो एचयूएफ कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मेल मेंबर है तो वो एचयूएफ नहीं बना क्रिएट कर सकते वहां पर। ठीक है, 2 मेंबर वहां पर होने चाहिए, मेल मेंबर। ठीक है, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ सम एनकैस्टर प्रॉपर्टी, और कुछ एनकैस्टर प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एनकैस्टर प्रॉपर्टी ही नहीं है, सब अब सैलरीड पर्सन है और कोई पूर्वजों से कुछ नहीं मिला है, कोई बिजनेस नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है हमारे एनकैस्ट्रल, तो उस केस में एचयूएफ वहां पर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वहां पर फिर बटेगा ही क्या डिवाइड होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वहां पर एचयूएफ वहां पर क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा एचयूएफ।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, पार्टनरशिप की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है पार्टनरशिप फर्म, वो डिस्कस करेंगे। आप देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप मतलब क्या, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी एक कॉमन पर्पस के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, और उनका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। जहां पे फिर से हमने बताया, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, एक लोग नहीं कर सकते, एक लोग करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, ठीक है, अकेला बिजनेस जो हमने अभी पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्संस, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, ठीक है, किसी भी कॉमन पर्पस के लिए जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर मीनिंग में क्या लिखा है हमने, इट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक लोगों का रिलेशन होता है, मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, ठीक है, और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो दो या दो से अधिक लोग जो भी है पार्टनर्स बनते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। ये नहीं कि किसी को आपने जोर जबरदस्ती से पार्टनर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसका कंसेंट से होना चाहिए, ठीक है। वो कंसिडर करेगा कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, वो इस चीज को स्वीकार करेगा, तभी आप उसको पार्टनर बना सकते हैं। किसी को जोर जबरदस्ती आप पार्टनर बनाइए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी होता है। आगे लिखा हुआ है, have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप फर्म में ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर, पर्सन्स मिलकर किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि या तो सभी लोग मिलकर काम करें या सभी लोगों की जगह पे कोई एक व्यक्ति, एक पार्टनर भी काम कर सकता है। कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, फर्म को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, ठीक है, किसी आउटसाइडर के साथ, तो वहां पर सारे पार्टनर का सिग्नेचर करना जरूरी नहीं है। कोई एक पार्टनर भी जाके वहां सिग्नेचर कर देगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, हमारी फर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है, वो सिग्नेचर करके चला आएगा। तो यहाँ पे माना जाएगा कि पूरी फर्म के बिहाफ में एक पार्टनर ने काम किया एज अ एजेंट की तरह, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि सारे पार्टनर्स की जगह पर एक पार्टनर भी वर्क सबकी जगह पे कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा किया जाए या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई उसमें एक पार्टनर भी सबकी जगह पे काम कर सकता है एज अ एजेंट की तरह, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकता है, खुद जाके वहां पर सिग्नेचर कर देगा, तो मान ली जाएगा कि पूरी फर्म वहां पर इंक्लूड है उसमें, ठीक है, सारे पार्टनर्स वहां पर इंक्लूड है। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। अब थोड़ा सा इसके चलते हैं फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए फीचर में लिखा है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कि इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, कम से कम दो, ठीक है, 2 पार्टनर्स तो वही होना ही चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर्स, और ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं, ठीक है, 100 पार्टनर्स। अभी जो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 में यह बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 2 हो सकते हैं। अब बैंकिंग टाइप का अगर बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पे 10 होंगे। आगे लिखा हुआ यहाँ पे एग्रीमेंट। देखिए सबके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब कि सब लोगों के समझौते के अनुसार कि हाँ सब लोग एग्री हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं और हम पार्टनर एज अ पार्टनर वहां पर बनना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट, कि सब लोगों की सहमति है वहां पर। तो ये एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटन ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो पार्टनर्स के बीच में किसी भी बात को लेकर। तो वहां पर अगर रिटन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। जब भी रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और ओरल भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओरल ज्यादा सही नहीं पड़ेगा। आगे है यहाँ पर लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। देखिए जब पार्टनरशिप फर्म जो है, आप पार्टनर्स लोगों ने मिलकर बनाई है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो लॉफुल होने चाहिए, मतलब लीगल एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग मिलकर रॉबरी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड नहीं की जा सकती, ठीक है, लीगल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है।
गैर कानूनी काम आप नहीं करेंगे इसमें। दूसरा यहाँ पर है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग को भी लेकर बात की गई होगी कि किस पार्टनर को कितना शेयर्स दिया जाएगा, ठीक है, वो कितना रेशियो दिया जाएगा, जो भी हमें प्रॉफिट होगा कितना कितना रेशियो सबका है, ये वहां पर उन्होंने एग्रीमेंट में ये सारी बातें कर ली होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर एग्रीमेंट में ये सारी बातें नहीं की गई हैं, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं की गई थी, कोई डीड नहीं की गई थी, तो उस केस में पार्टनर्स इक्वल शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लायबिलिटी की। देखिए जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड कैसे होती है कि अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उधारी हो गई और उसको फर्म चुका नहीं पा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, फर्म बंद हो जाएगी, फर्म की सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हम उन डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो होगी वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, ठीक है, और उसकी सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। और फिर भी अगर एसेट सेल करने के बाद भी डेब्ट क्लियर नहीं होते हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ सकता है, यह सेल होता है, ठीक है, उनको भी सेल किया जाएगा। इसलिए इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होगा कि कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म में एज अ ओनर और एज अ एजेंट दोनों ही तरह से काम करता है, ठीक है। कोई भी पार्टनर कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ ओनर भी ट्रीट किया जाता है और एज अ एजेंट भी ट्रीट किया जाता है। ओनर तो आप जानते हैं, क्योंकि भाई पार्टनर है तो ओनर तो हो गए, क्योंकि उसने अपना वही कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो वहां का ओनर हो जाता है फर्म का। अब वो एजेंट कैसे होता है, एजेंट वही चीज कि वो क्या होता है कि सारे पार्टनर्स को एक पार्टनर में बाइंड किया जा सकता है, मतलब कि एक पार्टनर जो है वो सारे पार्टनर के बिहाफ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है अपने सिग्नेचर के थ्रू। वो जाके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी आउटसाइडर के कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वहां पर वो सिग्नेचर कर देगा, मतलब एंटर करना चाहते हैं, फर्म एंटर करना चाहती है तो वो एक पार्टनर भी अकेले जाके वो सिग्नेचर करके वो एंटर पूरी फर्म को कर सकता है, जो कि अभी हमने पहले भी बताया था यहां पर आपको। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि सबकी जगह पर एक पार्टनर भी काम कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर भी कि पार्टनर ओनर भी होता है एज वेल एज एजेंट भी होता है फर्म के लिए, ठीक है, कि वो फर्म के बिहाफ पे वो जाके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। आगे लिखा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्म में अगर वो किसी दूसरे पार्टनर को अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, एक ही शर्त पे कर सकता है जहां पे सारे पार्टनर का कंसेंट होगा तब। अगर सारे पार्टनर्स ऐसा चाहेंगे तभी वो ऐसा कर सकता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को, और रजिस्टर नहीं भी कराएंगे तब भी चल सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी माना जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट। देखिए पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी लोग मैनेजमेंट, जो भी इनका मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें वो अपना मतलब उसमें वर्क करते हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो उनका रिवार्ड होता है, इसलिए वो हमेशा मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज में काम करना चाहेंगे, ठीक है। और बाय द वे अगर मान लीजिए कि सारे पार्टनर्स में मैनेजमेंट में एंटर नहीं होते हैं, मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक दो लोग पार्टनर एक्टिविटी कर रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब मैनेजरियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर ही मैनेजमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड हो, लेकिन हाँ अगर कोई प्रीसियस टाइप का अगर कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो वहां पे सारे पार्टनर्स का सहमति होना जरूरी होता है, ठीक है। भले ही पार्टनर्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं है सारे पार्टनर्स, दो चार ही इंक्लूड है या दो ही इंक्लूड है, लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई मेजर डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वहां पे सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी होता है। आगे बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो वहां पे पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है,
वहीं पर उसका अंत हो जाएगा, उसका समय खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। लेकिन अगर उसके जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा इसको इन फ्यूचर तक रन कराना चाहिए फर्म को, तो वो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है टाइम पीरियड की बात। अब चलते हैं इसके मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म में मतलब कि पार्टनरशिप को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराने की या कोई गवर्नमेंट के कोई रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा मतलब इसमें जरूरी नहीं होते हैं कि उनको सारी चीजों को फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाए, जैसे कंपनी में किया जाता है। कंपनी को क्रिएट करने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, उस हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप कराना चाहे करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो नहीं करा सकते हैं। लेकिन आजकल जितनी भी फर्म है वो सब रजिस्टर्ड होनी जरूरी हो गई है, और पहले फिलहाल इतना नहीं था क्योंकि अब फर्म भी क्या है रजिस्टर्ड होने लगी है। ठीक है, उनको भी कंपलसरी एक तरह से कर दिया गया है। आगे बात करते हैं लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी बिजनेस करता था तो उसके पास कितना पैसा हो सकता है, खुद का पैसा हो सकता है, बैंक से कितना पैसा वो ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से कितना पैसा ले सकता है, एक एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए बिजनेस के अंदर। लेकिन फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है वहां पे तो कई सारे लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो सोचिए वो लोग कितना ज्यादा फंड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे जो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस लगता है, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में सभी पार्टनर्स रिस्क को शेयर करते हैं क्योंकि सारे पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूट वहां पर होती है। ठीक है, लगभग सभी लोग अपना, अगर किसी की कम होती है तो वर्क ज्यादा कर रहा है, एफर्ट ज्यादा लगाएगा। अगर कोई ज्यादा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो कम काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क तो सभी के ऊपर है। ठीक है, तो रिस्क शेयरिंग क्या होता है, वो मतलब एक तरह से डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। डिवीजन ऑफ वर्क। पार्टनरशिप फर्म में जो वर्क का डिवीजन होता है वो उनके क्वालिफिकेशन और नॉलेज के और एक्सपीरियंस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं वर्क को। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप भाई बहन है, 2 लोग हो, तो अगर उन लोगों को खाना बनाना है तो उसमें से मान लीजिए कि बहन कहेगी भाई से कि भाई ऐसा करो, तुम आटा गूंद लो, तुम आटा गूंदने में एक्सपर्ट हो, मैं चावल बना देती हूँ, दाल बना लो। मतलब जो जिसमें परफेक्ट है वो उस काम को करता है। ठीक है, जिसको जिसकी नॉलेज अच्छी है तो उस पार्टनर को वही काम दिया जाता है जिसमें वो परफेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें उसकी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसको वही वर्क हम दे देते हैं। और इससे होता क्या है कि जो मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही इफिशिएंट और इफिशिएंटली वर्क करता है। ठीक है, वहां पे हमें काम भी जल्दी हो जाता है हमारे टाइम पे, और उसमें कम से कम कॉस्ट भी लगती है। मतलब इफिशिएंसी दोनों मेंटेन करके रखता है मैनेजमेंट में। बात करते हैं आगे मोटिवेशन की। सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, सभी एफर्ट लगा रहे हैं, सभी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो सभी लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई मेहनत करो, खूब अच्छे से मेहनत करो, स्ट्रगल करो, दिन रात काम करो, तभी क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और वो जो प्रॉफिट आएगा वो सारे पार्टनर में बटेगा। तो इसलिए वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि सबको काम करना पड़ता है, सबकी कैपिटल कंट्रीब्यूट रहती है, तो इसलिए वो हमेशा क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई काम करो सही से, ठीक है, तभी हमें प्रॉफिट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सीक्रेसी। देखिए जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कभी भी अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करती है। ठीक है, वो उसको पब्लिश करने की कोई जरूरत भी नहीं है और वो करते भी नहीं है। तो इसलिए उनके जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये सारी चीजें जो भी कुछ होता है उनका, वो एकदम सीक्रेटली बना रहता है। उनको कभी ये बताना नहीं, उनको उनकी परफॉर्मेंस कोई जान ही नहीं पाता जल्दी, किनकी क्या परफॉर्मेंस हो, उनके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, उन कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म वगैरह का ये सब चीजें पब्लिश नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से उनका ये सब चीजें सीक्रेट बना रहता है। बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो अपने साइज को, ठीक है, अपने बिजनेस के साइज को, ठीक है, ग्रोथ करा सकते हैं। उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कितना भी चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट से बार बार उनको किसी भी चीज को लेकर परमिशन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। आगे है मोर स्कोप ऑफ एक्सपांसन। मोर स्कोप ऑफ एक्सपांसन में वही है कि भाई यहाँ पर एक लोग तो काम कर नहीं रहे, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो सभी लोग के पास पैसा भी आएगा। इस मतलब सोर्सेस बहुत सारे हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के, ठीक है, सोचने के, ठीक है, काम करने का
तरीकों के, क्योंकि एक आदमी के पास जितनी नॉलेज हो सकती है, जितनी स्किल हो सकती है, वो उतना ही लगाएगा। लेकिन यहाँ पे 4-5 लोग हैं, वो अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग आइडियाज आएंगे, अलग अलग मतलब उनके पास कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए भी ज्यादा है। तो वहां पे क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसके ग्रोथ करने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं देन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके डिमेरिट्स पर हम एक बार नजर डालते हैं। डिमेरिट्स क्या क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने पहले ही बताया था कि ये सबसे बड़ा डिमेरिट होता है पार्टनरशिप फर्म का, कि अगर फर्म कोई भी डेब्ट में डूब जाती है, ठीक है, मतलब कि फर्म की जो लायबिलिटीज है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में उन लायबिलिटीज के पेमेंट करने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि फर्म की सारी एसेट बेचनी पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि फर्म क्या होती है बहुत बड़ा रिस्क ले लेती है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है कि जहां पर वो अपनी सारी एसेट सब कुछ दाव पे लगा देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती थी वहां पे उसे भारी लॉस हो जाता है, तो फिर बाद में उसको डेब्ट तो चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने लोन वगैरह लेके किसी तरह से मैनेज किया था हर चीज को। तो डेब्ट को चुकाने के चक्कर में क्या होता है कि सारी एसेट को बेचना पड़ जाता है, और एसेट को बेचने के बाद भी डेब्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी हाथ डाला जाता है और उनको भी बेचा जाता है। इसीलिए हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि कभी कभी उनका घर गाड़ी कार ये सब चीजें भी बेचनी पड़ सकती है, उनकी सारी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कि जो पार्टनर से अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में ये होता है कि सारे पार्टनर के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, ठीक है, अलग अलग माहौल से आते हैं, तो सबके सोचने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, अगर मान लीजिए आजकल क्या सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, सपा हो गया, बीजेपी हो गया, मतलब सब पार्टी सबकी अलग अलग है, उसी तरह से लोग भी बैठ के बातें करते हैं। आपने सुना होगा कोई बीजेपी का समर्थक है तो कोई सपा का समर्थक है। अब बीजेपी का समर्थक है जो, उसके सामने अगर आपने बीजेपी की बुराई कर दी तो वहां पे मतभेद हो जाएगा। तो हो सकता है पार्टनर भी ऐसे ही हो फर्म के अंदर, कोई ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, उसमें कुछ उसने बोल दिया पढ़कर, तो दोनों लोग भिड़ जाएंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सबकी थिंकिंग सोच अलग हो सकती है, ठीक है, सबके माहौल अलग हो सकते हैं सोचने के, तो ऐसे केस में वहां पे कॉन्फ्लिक्शन ज्यादा बना रहता है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जो इन फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं रहता पार्टनरशिप फर्म में। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, अब कोई इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर, या कुछ भी वजह हो गई, तो वो कहेंगे फर्म को बंद करो, या कोई एक पार्टनर ही फर्म को बंद करना चाहे तो वहां पे वो बंद कर सकता है, लेकिन कभी कभी सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है, ठीक है, सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे तो नहीं बंद होगा, वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर है जो वर्क बहुत अच्छा करता था, या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो फिर वो एक वर्किंग पार्टनर था, एक्टिव पार्टनर था, और उसके चले जाने से फर्म को बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है, और फर्म क्या है डूबने लगती है और बंद भी हो सकती है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्म में जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जिस पार्टनर ने सबसे ज्यादा किया था, वो पार्टनर ही अब मतलब निकलना चाहता है, फर्म से जाना चाहता है, या उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में जो सारे कैपिटल को अपना विड्रॉ करेगा, तो वहां पर भी फर्म क्या होगी, बंद हो जाती है। तो इसलिए अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, देखिए रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमेशा ये चीज हमेशा बनी रहती, मतलब एक पार्टनर क्या होता है बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर है, वो अपने फायदे के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। मान लीजिए कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर रहा है वो उसके रिलेटिव्स का था, ठीक है, वो आउटसाइडर जो था वो उसका रिलेटिव था। अब वो खाली अपने रिलेटिव के फायदे के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, और उसके बाद फर्म को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि एक जो म्यूचुअल एजेंसी बनी थी यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे एक बार पढ़ा था, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप जो पढ़ा था फीचर्स में, कि एक पार्टनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है बिहाफ ऑफ पूरी फर्म के, ठीक है, पूरी फर्म की जगह पे एक पार्टनर भी एंटर कर सकता है। वो जाके वहां पे एंटर करेगा, मतलब सिग्नेचर कर देगा, तो ये मान लिया जाएगा कि पूरी फर्म एंटर हो गई है। अब वो पार्टनर जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन का है जो उसका रिलेटिव है, उसका रिश्तेदार है। अब वो रिश्तेदार के फायदे के लिए एंटर कर गया, अब बाद में पता चला कि उससे फर्म को लॉस हो गया, तो क्या हो गया, एक डिमेरिट ही तो है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी।
ठीक है, कि पार्टनर अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त या ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया जिससे उसको कुछ ऊपरी कमाई हो जाए, पर्सनली कुछ कमा लिया उसने और पूरी फर्म को झोंक दिया उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में, जानता था कि वो डूब जाएगा लेकिन सिर्फ फायदे के लिए। हो सकता है कि उसको अलग से कुछ इतने पैसे मिल गए हो कि उसको लगा हो कि भाई मेरा तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा पैसा मिल गया, या किसी ने उसको बहका दिया हो, या कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में तो रिस्क और म्यूचुअल एजेंसी बनी रहती है। आगे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस में ये होता है कि पब्लिक को पार्टनरशिप फॉर्म पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है जितना कि कंपनी पे होता है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती है, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट को बताती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, हमारे पास इतनी एसेट है, हमारी इतनी ब्रांचेस है, मतलब अपने बारे में वो पब्लिश करती रहती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं करती, वो अपनी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करती, क्योंकि उसको जरूरत भी नहीं है। उसको कौन सा शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर बनाने हैं, कंपनी को बनाने पड़ते हैं, कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ता है, कंपनी के बड़े बड़े लैंडर्स होते हैं जो उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी को ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो पब्लिश नहीं करेगी, लोग उससे जुड़ेंगे ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पब्लिश करे, तो वहां पे जो पब्लिक होती है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं दिखाती, क्योंकि वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया मीनिंग, फीचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब चलते हैं टाइप्स के पास। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉरी इस टॉपिक में क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसको दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, दो तरह से, एक यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन किया, तो दो तरह से पार्टनरशिप फर्म को हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। मतलब इसमें हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कि टाइम से रिलेटेड है, ड्यूरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब होता है कि एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स जब तक चाहेंगे तब तक उस पार्टनरशिप फर्म को चलाया जाएगा। उसके बाद जब पार्टनर्स नहीं चाहेंगे, वो सोचेंगे कि अब बंद कर दिया जाए, तो वो बंद कर सकते हैं। मतलब उनके डिजायर के ऊपर डिपेंड करती है, जब तक उनकी इच्छा है तब तक उसको चलाया जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इनडिफिनाइट होता है, इसको पहले से हम कुछ नहीं कह सकते कि कब तक चलेगी। ठीक है, ये पार्टनर्स के सोच पे डिपेंड है, आगे चल के वो क्या सोचते हैं, बंद करने के बारे में सोचते हैं या और आगे चलाना चाहते हैं फर्म को। तो ये इसके लिए हम टाइम पीरियड को यहाँ पे सेट नहीं कर सकते कि 10 साल 15 साल 20 साल तक ये चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका टाइम पीरियड जो होता है वो पार्टनर की डिजायर पे डिपेंड करता है, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कब तक इसको चलाना चाहते हैं। दूसरा है यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है सब पहले से ही, कि जो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आने वाले 10 साल तक चलेगी या 5 साल तक चलेगी। ठीक है, वो एक टाइम पीरियड यहाँ पर फिक्स कर देते हैं पहले से ही, एग्रीमेंट में भी वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब कोई भी दो पर्सन या दो पार्टनर्स किसी भी एक पर्पस के लिए मिलते हैं, ठीक है, उस काम के लिए मिलते हैं कि जब वो काम अकम्प्लिश हो जाएगा तो उनकी पार्टनर्स जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिक वहां पर टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी स्पेशल वेंचर के लिए या कोई भी उनका प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई काम हो सकता है, जब उस काम को करने के लिए दोनों पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, ठीक है, और जब वो काम अकम्प्लिश हो जाता है, वो वर्क खत्म हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक वहां पर टर्मिनेट हो जाती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि दो लोग मिले और दोनों पार्टनर से मिलकर ये डिसाइड किया कि एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, या गांव में कोई सड़क बनाने या कुछ भी इस तरह का हो सकता है कि उन्होंने ये सेट कर लिया। अब जब वो काम ब्रिज बन जाएगा, ठीक है, बनकर खत्म हो जाएगा, तो उनकी पार्टनरशिप भी वहां पर क्या होगी, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिले थे, किसी स्पेशल पर्पस के लिए उनकी पार्टनर्स जो थे उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी। जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा, वो काम उनका प्रोजेक्ट जो अकम्प्लिश हो जाएगा, वो टास्क खत्म हो जाएगा, उस वक्त उनकी जो पार्टनरशिप होगी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आगे यहाँ पे सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब यहाँ पर हम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में डिसाइड करेंगे जहां पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी देखेंगे कि किस तरह की उनकी लायबिलिटी है, किसी अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है,
ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वही होती है जहां पर सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है सिर्फ उसी अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी फिक्स है। ठीक है, उसी जितने मान लीजिए 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अगर किसी पार्टनर ने कंट्रीब्यूट कर दिए फर्म के अंदर, तो 5 लाख रुपए तक ही उसकी जो लायबिलिटी है वो फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर फर्म को कभी भी इन केस किसी फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है या वो अपने डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में फर्म की सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। और फिर भी एसेट से अगर फुलफिल नहीं हो पाती है, सारे डेप्ट हम कवर नहीं कर पाते हैं, सबका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जाता है। इसलिए ऐसे इन सब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है उनको अनलिमिटेड माना जाता है। कभी कभी उनकी खुद की पर्सनल संपत्ति भी बेचनी पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, जहां पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सिर्फ किसी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और एक पार्टनर को एक ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनको स्पेशल पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, ये कभी भी अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है वो इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी हट सकते हैं, वहां से एज अ पार्टनर हट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर में पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर, जिसको हम वर्किंग पार्टनर भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्किंग पार्टनर जो काम करता है, ठीक है, जो सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज में इंक्लूड है। ठीक है, सारे मतलब वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कैपिटल कंट्रीब्यूट की उसने और कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद चुपचाप बैठ गया, नहीं, वो वर्क भी करता है, वो मैनेजरियल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट में जितने भी काम होते हैं वो सब करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। मतलब ये हमेशा सतर्क रहता है, मतलब कि हमेशा ये काम करता रहता है। ऐसा नहीं कि बस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद कोई काम ही नहीं कर रहा, नहीं, इस मैनेजमेंट में जितनी भी होने वाली एक्टिविटीज होती हैं वो सारी परफॉर्म करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, और इसकी भी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सेकंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल लगाता है और कोई काम नहीं करता है, उसका कोई भी मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब भी कोई डिसीजन वगैरह लेना रहते हैं, जो बड़े मेजर डिसीजन होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो यहाँ पर इनकी भी कंसेंट ली जाती है, क्योंकि भाई ये लोग जो होता है ना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं, भले ही काम नहीं करते, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं करते, कोई मैनेजरियल एक्टिविटीज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जरूर करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इनसे भी परमिशन लिया जाता है, मतलब इनकी भी कंसेंट वहां पे जरूरी होती है किसी भी मेजर डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप, वहां पे ये लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बस इनका एक काम ये नहीं होता कि मैनेजरियल एक्टिविटीज में ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, बस बाकी सब ये प्रॉफिट और लॉस में देख सकते हैं, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसको तो शेयर करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये करते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं, ठीक है, जो कि इनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, मतलब आउटसाइडर लोगों को उनको पता नहीं होता कि ये इस फॉर्म के पार्टनर हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, जबकि ये लोग भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन इनको सीक्रेट रखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि ना तो कोई मैनेजरियल एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर करते हैं, मतलब ना तो कोई मैनेजरियल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ना ही कोई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना ही इनको कोई प्रॉफिट और लॉस दिया, मतलब प्रॉफिट और लॉस में ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं करते हैं। तो फिर ये है क्यों नॉमिनल पार्टनर? ये सिर्फ अपना नाम देते हैं, अपनी, जैसे मान लीजिए कि इनकी काफी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, इनका अच्छा नाम है, तो बस खाली अपना नाम यूज करने के लिए दे देते हैं फर्म को।
ठीक है। और फर्म क्या करती है, अपने किसी बेनिफिट के लिए, जैसे कि अगर फर्म को कहीं से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, ठीक है, या अपना प्रमोशन करवाना है, फर्म का प्रमोशन करवाना है, तो ये इनको बोल देते हैं कि हमारी फर्म के पार्टनर है। ऐसे झूठे, भले ये होते नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसे ही बोल दिया जाता है कि ये हमारे फर्म के पार्टनर हैं, या वो खुद भी बोल सकते हैं कि हम इन फर्म के, मतलब इस फर्म से, इन फर्म के मेंबर हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं उनको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना नाम देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करते, सिर्फ अपना नाम देते हैं। उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, तो भाई इनका नाम ही काफी है। तो ऐसे केस में इनको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरह के नॉमिनल पार्टनर है। एक है नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, ठीक है। ये मतलब ऐसे, इस केस में क्या होता है नॉमिनल पार्टनर स्टॉपेल में, कि यहाँ पर ये जो पार्टनर होते हैं ये खुद से कहते हैं कि हम इस फर्म के मेंबर हैं। क्यों कहते हैं? मान लीजिए फर्म को कभी कहीं किसी बैंक से लोन चाहिए या कहीं क्रेडिट चाहिए, ठीक है, या वो अपना प्रमोशन करवाना चाहती है, तो उस केस में ये इनसे रिक्वेस्ट कहती है कि आप ऐसा कहिए कि हम आपकी फर्म, मतलब इस फर्म, किसी पर्टिकुलर फर्म में, ठीक है, वो फर्म इनसे रिक्वेस्ट करती है, तो ये कह देते हैं कि हाँ हम इस फर्म के मेंबर हैं, पार्टनर हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू फर्म को काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं। फर्म को कभी कभी इजिली लोन मिल जाता है, कहीं से लोन लेना रहता है तो आसानी से मिल जाता है, खाली इनके ये कह देने से कि हम फर्म के मेंबर है, भाई इनको लोन दे दीजिए, तो इनको लोन भी आराम से मिल जाता है। तो और दूसरा है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में फर्म खुद कहती है कि ये हमारे पार्टनर है, मतलब फर्म के पार्टनर है, वो नहीं कहते कुछ। इसमें तो वो खुद कह रहा था वो पर्सन, ठीक है, लेकिन इसमें उस पर्सन को फर्म कहती है कि ये हमारे फर्म का पार्टनर है, ठीक है, वो होल्डिंग आउट होता है। यहाँ पर भी फर्म को कुछ बेनिफिट्स होते हैं वही लोन वगैरह के लिए, ठीक है, ये प्रमोशन के लिए। तो ऐसे केस में ये कह देते हैं कि ये मेंबर जो, ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये हमारी फर्म का मेंबर है। और उस केस में वो जो पर्सन होता है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो उसको मान लिया जाता है कि वो पार्टनर है, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन नहीं करता, कि कहता नहीं, ऐसा नहीं कहता कि फर्म झूठ बोल रही है, वो गलत कह रही है, ऐसा नहीं, वो चुपचाप रहता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो ये कंसिडर कर लिया जाता है कि वो मेंबर सचमुच में उस फर्म का मेंबर है, मतलब पार्टनर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा यहाँ पर टॉपिक लगभग यहाँ पे कवर हो गया हमारा पार्टनरशिप। एक यहाँ पे बचता है माइनर पार्टनर। देखिए जो माइनर पार्टनर होता है वो कौन होता है? माइनर पार्टनर कोई फर्म का पार्टनर होता ही नहीं है, ठीक है, सिंपली। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप इतना समझिए कि माइनर पार्टनर वो होता है जो जिसकी एज 18 से बिलो होती है, ठीक है, लेकिन इसको एक एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। पार्टनरशिप हमने पढ़ा, पार्टनरशिप क्या है, और फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ लिए और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिए। अब स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इससे पहले हम कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पढ़ा एचयूएफ, फिर पढ़ा हमने पार्टनरशिप, अब पढ़ने जा रहे हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसका पहले मतलब समझते हैं। नाम से ही लग रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि कॉपरेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कॉपरेशन दिखाई दे, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई लोग मिलकर, ठीक है, कई लोग मिलकर इसको चलाते हैं, लेकिन एक कॉमन पर्पस के लिए चलाते हैं। उनका कॉमन पर्पस क्या होता है? लोगों की भलाई करना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों की भलाई करना। और वो लोग कौन होते हैं? उनके मेंबर्स, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे की भलाई के लिए इस सोसाइटी को बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा कंज्यूमर सोसाइटी, प्रोड्यूसर सोसाइटी, इस तरह के। आपके नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वहां पे 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे। अभी आपको क्या समझना है कि एक, चलिए इसको पढ़ते हैं फिर बताते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है वेयर एन पर्सन्स वॉलंटरी एसोसिएट टुगेदर एज अ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ लोग मिलकर वॉलंटरी एसोसिएशन करते हैं, मतलब कि जहां पे किसी के साथ आप जोर जबरदस्ती करके आपने उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बनाया, वो खुद से बनना चाहता है, उसकी खुद की इच्छा है, तभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। उसको कोई, उसके ऊपर कोई मतलब प्रेशर नहीं डाला गया है, कि कोई फोर्स नहीं किया गया कि आप इसके मेंबर बनिए। उसका मन है वो बने, उसका मन जब करेगा वो जब मेंबर्स मतलब मेंबरशिप अपनी खत्म कर सकता है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी से, मतलब जब चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। इन फ्यूचर अगर उसका मन नहीं है, अब वो बाहर जाना चाहता है, ठीक है, तो वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रायर नोटिस उसको देना पड़ेगा। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट करते हैं, जो मेन लोग होते हैं, ठीक है, जो कमिटी सिलेक्ट करते हैं जिन लोगों को, ठीक है, वो लोग अगर वो कुछ दिन के लिए, हो सकता है कि उनको रोकने के लिए कहें कि नहीं आप 1 महीने के बाद निकल सकते हैं या 15 दिन के बाद निकल सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड को उस मेंबर को कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आफ्टर ही और शी विल बी लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली में क्या है। सिंपल सा है, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जहां पे कई लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और वहां पे एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, ठीक है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा, जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, करवाना चाहे करवाइए, अगर नहीं करवाना तो मत करवाइए। लेकिन अब क्या है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी गवर्नमेंट ने लगभग में कर दिया है। देखिए फिर से इसको पढ़ लेते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर persons voluntarily associate together as a human beings on the basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों का भला हो सके और लोगों की ग्रोथ हो सके, लोग डेवलप कर सकें। ठीक है, जो लोग किसी कारण क्या, वही चीज की अगर कोई भी चीज उनको महंगा पड़ता है तो वो डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जिस वजह से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज जो महंगी हो जाती है, उस चीज को खत्म करने के लिए, मतलब मिडिल मैन को रिमूव करने के लिए वहां पर ये खुद अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, वहां पे वो खुद आ जाते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर है, ठीक है, तो कंज्यूमर अब जैसे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हम कोई चीज परचेस करते नहीं, मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बनाई, ठीक है, उसकी कॉस्ट रखी 100 रुपीज, ठीक है, अब 100 रुपीज रखी, अब वो क्या होता है, होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, देन उसके बाद कंज्यूमर के पास आता है, ऐसे करते करते वो 150 रुपए का पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 रुपीज का आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी क्या करती है, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कंज्यूमर सोसाइटी का, ये क्या करती है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर का लिंक बना देते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये सोसाइटी मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करती है और फिर डायरेक्टली इसको सेल कर देते हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कंज्यूमर को सस्ता पड़ता है। उसी तरह से जैसे प्रोड्यूसर सोसाइटी में क्या होता है, प्रोड्यूसर सोसाइटी मतलब वहां पे प्रोड्यूसर से रिलेटेड सोसाइटी खोली जाती है। वहां पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास इनपुट रॉ मटेरियल थोड़ा सा जिनको परचेज करने में प्रॉब्लम होती है कि काफी महंगा है तो परचेज नहीं कर पाते, तो प्रोड्यूसर सोसाइटी क्या करती है, उनको वो रॉ मटेरियल और इनपुट सस्ते में दिलवाते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं। अगर उनको कोई मशीनरी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मशीनरी भी उनको ये सोसाइटी, प्रोड्यूसर सोसाइटी उनको अवेलेबल करा देती है चीप रेट पर। ठीक है, तो मतलब ये हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल से बताया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ना तो भी हम खाली इतना ही कहते रहेंगे कि सोशल वेलफेयर के लिए होता है तो आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एग्जांपल दे दिया कि प्रोड्यूसर सोसाइटी क्या कर रही है, वहां पे कंज्यूमर सोसाइटी क्या करती है। ठीक है, कंज्यूमर सोसाइटी जो होती है वो कंज्यूमर के लिए किस तरह काम करती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करके कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचा देती है चीप प्राइस पर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कंज्यूमर सोसाइटी ने हेल्प की कंज्यूमर्स की, क्योंकि वो कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है। प्रोड्यूसर सोसाइटी क्या करती है, जो प्रोड्यूसर्स के हेल्प के लिए होती है, वो क्या करती है, प्रोड्यूसर को चीप रेट पे रॉ मटेरियल, इनपुट्स और मशीनरी प्रोवाइड करती है, जिससे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और उनकी ग्रोथ होती है और उनका बिजनेस डेवलप होता है। तो इस तरह की जो सोसाइटी होती है इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन कौन कौन सी बात होती है, ये सारे लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया है, ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर। इनका कॉमन पर्पस होता है लोगों की भलाई करना, सोशल वेलफेयर करना। अब ये बात वहां पर देखी जाएगी कि सोसाइटी किस लिए बनाई गई है, मतलब प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई है या कंज्यूमर के लिए बनाई गई है या किसी अदर चीज के लिए बनाई गई है। तो वो वहां पर उस टाइप की वो हेल्प प्रोवाइड करेगी, उस टाइप का वेलफेयर प्रोवाइड करेगी सोशल को। तो वो तो उनका कॉमन पर्पस हो गया सोशल वेलफेयर। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब उनका मन हो वो इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ये नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई है।
ये सब चीजें वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कोई कैसा भी किसी भी कास्ट रिलीजन का हो वो इसमें एंटर कर सकता है, और जब मन उसका लगे इन फ्यूचर में नहीं मतलब वो जाना चाहता है निकल सकता है, ठीक है। वो वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वेलफेयर मोटिव मैंने आपको बता दिया कि वेलफेयर मोटिव है, मतलब सोशल वेलफेयर मोटिव है। यहाँ पे अर्निंग पैसे कमाना नहीं होता, पैसे कमाने के लिए ये नहीं बनाई जाती है, लोगों की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है, ये याद रखिएगा, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है एज अ पार्टनरशिप की तरह। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, कहाँ पे होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 मतलब 1912 में इसका रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। दूसरी नेक्स्ट है, इसमें एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए, कम से कम इस सोसाइटी में 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए, मतलब कि एडल्ट मेंबर मतलब कि जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। ओपन फॉर ऑल मतलब सबके लिए खुला है, ठीक है, कोई भी इसमें मेंबर बन सकता है, कोई भी इसकी मेंबरशिप ले सकता है, वो कोई भी रिलीजन का हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर कि आप मतलब रिलीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पर, वॉलंटरी एसोसिएशन है, सेम वही चीज मैंने आपको जो बताया। इक्वल वोटिंग राइट्स होता है सबको, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, मतलब आप जब मेंबर बनेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो वहां पर आपको कुछ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, लेकिन वो अमाउंट कोई फिक्स नहीं किया गया कि इतना ही आप कैपिटल लगाइए, ठीक है, तो कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, तो इसलिए कोई कम कैपिटल भी लगा सकता है, कोई ज्यादा कैपिटल भी लगा सकता है, जिसका जैसा मन करे वैसा लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जिसने कम कैपिटल लगाई है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट सबका इक्वल रहेगा, चाहे कोई कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, कम या ज्यादा, वो यहाँ पर वो कोई कारण नहीं बनता, ठीक है। सर्विस मोटिव होता है कि लोगों की भलाई के लिए, सर्विस के लिए बनाया गया, अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब जैसे कंपनी में होता है, ठीक है, जो कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उससे सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब वो अलग माने जाते हैं। उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या होता है कि जो सोसाइटी है और जो उसके मेंबर्स हैं वो आपस में सब लोग डिफर है, ठीक है, मतलब सेपरेट है, सब अलग अलग हैं। वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, और उनके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है उनके नाम से। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का मतलब ये हो गया कि जो भी यहाँ से अर्निंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनके आपस में वो बांट दिया जाता है, लेकिन ये अर्निंग मोटिव के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ होता है तो उसको वो बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम मेरिट्स की बात करते हैं। इजी टू फॉर्म मतलब ये बहुत ही इजीली है कि इसको फॉर्म करना, बस आपको क्या करना है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में, वहां पर 10 मेंबर मस्ट भी दिखाने पड़ेंगे आपको कि 10 एडल्ट मेंबर है हमारे पास, और इसका रजिस्ट्रेशन आपको वहां से ये फॉर्म हो जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी हाथ नहीं डाला जाएगा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेब्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि ऐसा, अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है कि वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं रखते कि आपने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। अगर फर्म बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है या उसके डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर की वो भी सेल करनी पड़ सकती है अगर फर्म की एसेट बेचने के बाद भी वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिस मेंबर ने जितने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है बस वो उतना ही लायबल है, ठीक है, उतने अमाउंट तक ही वो लायबल है, उतना ही पैसा उसका डूबेगा। ये नहीं कि आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचने चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी में होता है कि जो एक पहली चीज मैंने बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेंबर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई भी कारण हो, उससे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी जैसे कंपनी चलती है। आगे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी ने कैपिटल कम लगाई है, किसी ने ज्यादा लगाई है, तो जिसने ज्यादा लगाई है वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ चढ़ के मैनेजमेंट एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जिसने जितनी भी लगाई हो कम ज्यादा, ठीक है, लेकिन सबके लिए बराबर का वोटिंग राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी सिस्टम है। उसके बाद ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप में जिसका मन चाहे उसकी मेंबरशिप ले सकता है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड हो इसमें आ सकता है, जब चाहे जब उसका मन करे उसमें मेंबरशिप वो लेकर निकाल भी सकता है, मतलब जा भी सकता है, बाहर भी निकल सकता है। इकोनॉमिकल फंक्शन। इकोनॉमिकल फंक्शन में क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं इसको जो ऑपरेट करना बहुत ही मतलब बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, कि बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने में आपको बहुत ज्यादा मतलब खर्चा नहीं पड़ेगा, ठीक।
क्योंकि इसमें ज्यादातर तो सारा काम इसके जो इलेक्टेड जो कमेटी जो इलेक्ट करती है जिन मेंबर्स को, वो लोग करते हैं। ठीक है, सारा काम लगभग वही लोग करते हैं इस कमेटी में, इस सोसाइटी में। तो इसलिए यहाँ पर, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक रहता है लोगों से, इसलिए वो रॉ मटेरियल इनपुट वगैरह भी वो चीप रेट पे प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन जैसी चीजें करने के लिए भी इनको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके मेंबर्स ये सारी चीजें इजिली परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए ये इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होता है सिंपली इसमें, कि खर्चा इसमें कम लगता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेट पैट्रोनेज में क्या होता है? स्टेट पैट्रोनेज मतलब कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो इन लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। वो गवर्नमेंट चाहती है भाई सोशल वेलफेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सोसाइटी का भला कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको अच्छा खासा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, रिबेट देती है टैक्स पर, टैक्स भी इन पर कम लगाती है। ठीक है, और जो अगर ये कोई भी चीज मशीनरी या इनपुट वगैरह परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उस पर अच्छे खासा इनको सब्सिडीज भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आगे यहाँ पे सोशल यूटिलिटी। अब सोशल यूटिलिटी में क्या पढ़ेंगे हम? सोशल यूटिलिटी मतलब कि जो वही सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब जैसे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सोसाइटी है, तो उसको क्या चाहिए? चीप रेट पे रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, मशीनरी चाहिए, तो यहाँ से वो इस चीजों को पूर्ति कर सकते हैं। कंज्यूमर को सस्ते रेट पे सामान मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि मिडिलमैन वहां पे मिडिलमैन को रिमूव कर देती है ये सोसाइटीज। ठीक है, तो एक तरह से ये सोशल यूटिलिटी यहाँ पर काम करता है। आगे डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड कैपिटल। इसमें जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं किया गया कि मिनिमम इतना अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसका मन में जो आता है वो थोड़ा मोड़ा जो भी जिसको लगता है वो लगाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग ये नहीं सोचते कि ज्यादा पैसा लगाएंगे तो हम ज्यादा इसमें हमारा वोटिंग राइट बढ़ जाएगा या हम ज्यादा मतलब ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो ये सब इसमें कमियां हैं, इस वजह से लोग पैसे अपना कंट्रीब्यूशन कम करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम रह जाता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो भी इसके कमेटी जो जिन मेंबर्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है, सोसाइटी जिनको सिलेक्ट किया जाता है, हो सकता है वो इनएक्सपीरियंस हो, कम पढ़े लिखे हो, तो उसकी वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है। ठीक है, नो मोटिवेशन। नो मोटिवेशन मतलब कि ऐसा कि अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कोई मेंबर है जो इस सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सब कुछ इक्वली देखा जाता है, सोसाइटी में हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। इसलिए ज्यादा एफर्ट लगाने से आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्शन वगैरह हो सकता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग माहौल से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सबकी थिंकिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपस में लोग भेदभाव करें कि भाई इनकी कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हम ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन किए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लोग अजीब सी बातें भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेंबर्स के बीच में अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन बना रहता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट क्या करता है? इनको सब्सिडी प्रोवाइड करता था, रिबेट देता था टैक्स पे, और उसके बदले में गवर्नमेंट और एक और चीज करने लगता है कि इनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा करने लगता है। मतलब इनको बोल दिया गया कि अपने बुक्स को एकदम वेल हमेशा ऑडिट मतलब अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, इनकी टाइम टू टाइम ऑडिट वगैरह बहुत इनकी बुक्स को अच्छी तरीके से किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों को कोई भी मतलब गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये लोग कहीं ऐसा ना करें कि प्रॉफिट के चक्कर में तो नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल रखती है, मतलब इनके ऊपर एक सुपरविजन रखती है कि कहीं ये लोग प्रॉफिट की तरफ पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट सोचेगी कि मतलब हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम एक तो सब्सिडी भी दे रहे हैं, ठीक है, और रिबेट भी दे रहे हैं टैक्स पे, और ये लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो सोसाइटीज होती है ये धोखाधड़ी भी कर सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर जिस चीज के लिए बनाई, जैसे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की, तो धोखाधड़ी भी कर सकते हैं वहां पर लालच के चक्कर में। इसलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल रखती है। तो ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्लियर हो गया। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।